नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? कैसा रहा आपका कल का दिन? और आप लोगों ने, मैं आपसे आशा करता हूं कि जो कल आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया गया था वो आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर पूछें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बताएं और वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में सारे डाउटों को लिखते रहें। और मैं कल जब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो उस क्वेश्चन को पहले आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग के, चार्ज किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म, इस तरह की छोटी छोटी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन है, क्वेश्चन है नंबर 1 आज का, वो कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, यानी कि एक कप पानी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत आसान होता है कि उसे आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने बेटा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इजिकल टू एन से। एन आपको फाइंड करना है, N इजिकल टू Q अपॉन E। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बेटा निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है चार्ज की, कि चार्ज कैसे निकल के आएगा। अब हमारे पास एक डायग्राम ले देखें कि छोटा सा हमारे पास एक डायग्राम दे रखा होगा कि इसको मैं कप मान लेता हूं, ठीक है ना, टी कप, और अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं जो कप होता है, कप के अंदर आप कोई भी वाटर फिल करते हो या टी फिल करते हो, कोई भी चीज लिक्विड चीज फिल करते हो, वो कप का जो साइज होता है वो होता है 250 ग्राम का, यानी कि उसके अंदर जो वेट होता है आने वाली चीज का वो 250 ग्राम के आसपास होती है। इसका मतलब मुझे कप के अंदर जो भी लिक्विड फिल करेंगे उस लिक्विड का वेट आ गया 250 ग्राम। सपोज करो मैंने कप के अंदर वाटर फिल कर दिया, कप के अंदर वाटर फिल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वाटर फिल कर दिया, तो मैंने कितना वाटर फिल कर दिया 250 ग्राम, तो W इजिकल टू कितना आ गया 250 ग्राम। फिल किसे कर रहा हूं, वाटर को, तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, यानी कि वाटर के एक मोल का जो वेट होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो होता है 18। ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इससे, नंबर ऑफ मोल्स, वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन कितना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सीधी बात है। तो वेट इन ग्राम बेटा कितना है 250, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 18। क्या आप इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं? हाँ, इससे कैलकुलेट होकर के आपके नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। कैलकुलेट करके भी देखते हैं, तो 18 1 जा 18, तो बचा है भाई 7 के आसपास, है ना। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो 18 1 जा 18, कितना बचा 7, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, तो बचा कितना, यहाँ पे आपका बचा 16, पॉइंट लगा 60। तो 18 का कितनी बार टेबल आप पढ़ सकते हो, 18 8 जा, यानी कि n इज इक्वल टू आपके आगे 13.8 मोल के आसपास नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपको अगर अपने कप में 250 ग्राम वाटर को फिल करते हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होंगे ना वो 13.8 हो। ठीक है, अब उसके बाद बेटा क्या करना है, मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स के बाद एक स्टेप निकाला जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस ये कंसेप्ट बताना है, बाकी तो आप कर लेंगे आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसके अंदर जो आता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब बेटा इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स आता है वो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया 13.8, और जबकि हमें क्या एवोगाड्रो नंबर आपका कांस्टेंट होता है कितना बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे,
मल्टीप्लाई करके आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद निकालना है आपको, सबसे डायरेक्ट ही आपको निकालना है, डायरेक्ट उसके अंदर आप जाकर के आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम। क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ एटम। आप उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है तो वो भी निकाल लो, पर आपको नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम, पर इसमें आप एटम की जगह इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे कॉमन सीरीज में चलते हैं तो निकालते हैं नंबर ऑफ एटम, बट लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स के बाद निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू रियल इलेक्ट्रॉन, इनटू रियल इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे कि बेटा ये क्या आ गया सर, ये रियल इलेक्ट्रॉन क्या है? तो हम किस, रियल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल में ओरिजिनली प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, जो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर रियली प्रेजेंट है वो रियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं H2O के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के अंदर तो दो होने वाले हैं, और वाटर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम, जैसे ही आप नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे निकालोगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू रियल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 10 निकल के आया। तो इससे आपका क्या निकल गया, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है इसमें। आई बात क्लियर? पर ये सारी जब चीज आपको निकल गई तो क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सीधी बात है कि इतना कंसेप्ट मुझे बताना था, बाकी का काम आपको खुद करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपको क्या निकालना है अब, चार्ज। तो क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE से आप इसका चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू NE से कितना क्या निकाल लेंगे आप, इसका चार्ज निकाल लेंगे, या उसके बाद आपको चार्ज निकालने के बाद N इज इक्वल टू क्या लगा देना है, Q अपॉन E। यहां जाकर के आपके क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हम इस एक 250 ग्राम ऑफ वाटर जो कप है उसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए 1 कप ऑफ वाटर। तो बेटा उसके अंदर Q इज इक्वल टू NE से, यानी कि N इज इक्वल टू Q अपॉन E से हम इस तरीके से, इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों को लिखना है तो वो वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर सकता है, और उसके बाद इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और इससे चार्ज वो निकाल सकता है। ठीक है, यहां तक तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो चलेंगे वो आ गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले अभी तक सिर्फ जो बात कर रहे थे बेटा, वो बात कर रहे थे हम चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज कैसे कंजर्व है, कैसे एडिटिविटी नेचर में है, कैसे क्वांटाइजेशन में है। तो फटाफट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो यही देखते हैं सबसे पहले। नहीं, अगर बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर हम 3 मेथड्स को कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहला होता है, आपने 3 टाइप के मेथड इसके अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे कौन कौन सा किसी को पता है तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। उनके 3 मेथड होते हैं। बाय रबिंग यानी कि बाय फ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे बाय फ्रैक्शन मेथड। पहला जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे बाय फ्रैक्शन मेथड, कि किसी भी 2 चीज को फ्रैक्शनाइज कीजिए और उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है, तब जाकर के ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। नंबर सेकंड बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन मेथड। बेटा उसके बाद जब आप पढ़ोगे एक हो जाएगा कंडक्शन मेथड, ठीक है ना, और कंडक्शन मेथड के बाद नंबर 3 पे हो जाएगा इंडक्शन मेथड। एनसीईआरटी का देख लेना, 2 से दूसरा जो तीसरा पेज है फर्स्ट चैप्टर का,
उस पे यही चीज बता रखी है जहां पे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो आ गया वो आ गया बेटा बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान से देखें कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करूंगा वो तीन मेथड से, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसान है। तो पहला जो हम लेने जा रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा फ्रिक्शन मेथड। तो बेटा क्या होता है फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे कि जब हमारे पास, ध्यान से समझना, ये हो गया फ्रिक्शन मेथड। आप समझ करिए दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, और जब सपोज करो ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी न्यूट्रल स्टेज में है, जब आप इन दोनों को आपस में इस तरह से फ्रैक्शनाइज करते हो, यानी कि दो चीजों को आप इस तरह से रगड़ते हो, आपस में फ्रैक्शनाइज करते हो, तो वहां से एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा? वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जैसे मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूं, तो जब देखना कुछ टाइम बाद, अभी हमारे हाथ नॉर्मल है और मैंने इसको रब करना शुरू किया, तो कुछ टाइम बाद हमारे हाथ जो है एक वो गरम ऐसे फील करते हैं। तो गरम क्यों लगते हैं? क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके होते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो नेगेटिवली ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। ये काम होने वाला है फ्रिक्शन मेथड के अंदर। जैसे आपने कोई भी इस तरह की दो प्लेट ली, ये आपकी प्लेट है ना, तो आपने इस प्लेट को फर्स्ट प्लेट कंसीडर किया और आपने इसी तरह की एक दूसरी प्लेट को भी कंसीडर कर लिया। प्लीज समझे बेटा। तो आपने दो प्लेट को और दो प्लेट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आए, उसको फ्रैक्शनाइज किया, एक दूसरे को साथ में फ्रैक्शन दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से इस तरह से आपको फ्रैक्शन इसको देना है। तो ऐसा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां जा रहे होंगे? एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे प्लेट की तरफ जा रहे होंगे, इस तरीके से। यहां इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो जा रहे होंगे निकल करके, तो पता है जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो हमारी फर्स्ट प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट पर जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन जाते जाते, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट को ऐसे भी फ्रैक्शन करके चार्ज कर सकते हैं। बाकी आपका पूरा एक्सप्लेनेशन किस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी का पैराग्राफ इसके बारे में दिया हुआ है। वहां पे इसके बहुत कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपका क्या हो गया? रोड एंड सिल्क वूली क्लॉथ। आपका कोई भी मेटल का रोड हो गया, यानी कि आपका एबोनाइट की रोड हो गई। जैसे आपने ले लिया एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड प्लस सिल्की क्लॉथ या वूली क्लॉथ, सिल्की क्लॉथ्स, है ना एबोनाइट रोड या सिल्की क्लॉथ्स, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों को आप रब कर सकते हो। दूसरा इसकी जगह हो सकता है एबोनाइट रोड के साथ आप क्या ले सकते हो? इस कैट स्किन, बिल्ली की खाल, इसको भी आपस में आप क्या करा सकते हो? रब करा सकते हो। ड्राई हेयर एंड कॉम्ब, दूसरा एग्जांपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा ड्राई हेयर और कॉम्ब, ये भी इसका ही एग्जांपल है ना। एबोनाइट रोड, सिल्की क्लॉथ्स, ड्राई हेयर कॉम्ब, है ना, इस तरह की चीजें। तो यानी कि जैसे आपने सूखे बाल और कंघे को आपस में रगड़ा, तो जैसे करते हो आप, करके आपने उस कंघे को आप किसी कागज के पास लेकर के आइए, बचपन में कहानियां पढ़ी है, तो वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब जब ड्राई हेयर पे तो आ जाता है, ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले जाते हैं? कॉम्ब पर। तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब यहां तक तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन मेथड में दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड किया जाता है। सेकंड मेथड देखिए आप, बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है बेटा। और बाकी जब आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे नोट्स के लिए अवेलेबल इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, वहां मुझे बता सकते हैं कि मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए, किसी भी टॉपिक का अगर आपको डिटेल चाहिएगा अलग से, ठीक है। तो उसके बाद आ गया बाय कंडक्शन मेथड। बाय कंडक्शन मेथड के कंडक्शन मेथड के बारे में क्या करूंगा कि आपके पास कंडक्शन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंडक्ट करना, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंडक्ट करना मतलब जोड़ना। बेटा ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंडक्ट करना है। तो मेरे पास देखिए एक ये गोला है और दूसरा एक और ये भी गोला है। अभी मुझे नहीं पता ये किस तरीके से है। सपोज करो इस पे भी
इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q चार्ज है और इस पे भी हमारा Q चार्ज है, ठीक है ना। पर लेकिन अगर मैंने मान लिया कुछ टाइम बाद कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो Q1 R नॉट इक्वल टू Q2, Q1 R नॉट इक्वल टू Q2, Q1 R नॉट इक्वल टू Q2, तो अब यानी कि चार्ज तो इक्वल है नहीं, तो इनको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। इनको कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया जाता है बेटा, इनको कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसमें क्या फ्लो होगा बेटा, चार्ज। क्या फ्लो होने वाला है, चार्ज। और वो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों में इक्वल चार्ज ना हो जाए। मेरी बात समझना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दो अननोन चार्ज के मोटे मोटे गोले हैं, है ना, और मोटे मोटे एक Q1 है और Q2 है, मैंने अलग अलग दिया। रखने के बाद दोनों चार्ज बॉडी को एक साथ कंडक्ट करूंगा नहीं। जैसे मैं इसको एक साथ कंडक्ट करूंगा तो कंडक्ट होने के बाद जो है बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्लीज ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक एक दूसरे पे इक्वल चार्ज ना आ जाए, ठीक है। मैंने कर दिया तो मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि फर्स्ट बॉल पे Q1 चार्ज इक्वल टू Q2। मेरी बात समझ में आ गई। इस तरह को मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। इसका मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं बेटा, इसका मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं कि वो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। आपने देखा कि फॉर्मूला क्या है कि आपने क्वेश्चन दिमाग में यह आएगा कि सर या भैया कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि जब दोनों गोलों को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस गोले पर कितनी क्वांटिटी में चार्ज जाएगा, किस गोले पर कितनी क्वांटिटी में चार्ज जाएगा, वो मुझे बताना है। तो उसके लिए सीधा कोई भी कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसका एक सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको देखना है कि Q1 चार्ज आकर के जाकर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Q2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है कि Qnet इज इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। बस ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना है कि Qnet इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 जो है वो फर्स्ट गोले का चार्ज है, Q2 दूसरे गोले का चार्ज है, और दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको दोनों गोले के ऊपर चार्ज मिल जाएगा। दोनों बात क्लियर। अब हम तीसरी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बाय इंडक्शन मेथड। जिसको नोट करना है बेटा वो पॉज करके देख लीजिएगा, ना तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बात करनी है इंडक्शन मेथड की। नंबर 3 पे वो मैंने कर लिया इंडक्शन मेथड। हाँ, इंडक्शन मेथड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें एक बॉडी तो चार्ज होती है और दूसरी बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल होती है। कैसे, आपके पास पहली बॉडी है, पहला एक गोला, तो उस पर क्या आपने देख रखा है कि वो मेरी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कंप्लीटली कैसी बॉडी है बेटा, वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके पास इस गोले का नाम दे दिया मैंने ए, उसके पास एक गोला आ गया बी, क्या आ गया बेटा, बी। अब बी तो मेरे पास न्यूट्रल है, बी क्या है, न्यूट्रल। अब जब बेटा बी जो चार्ज है वो मेरा एक न्यूट्रल बॉडी है, बी क्या है बेटा, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इसका मतलब कहीं पर पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे नेगेटिव चार्ज, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी नेगेटिव चार्ज, कहीं भी पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव। 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि एक और लग जाएगा कहीं, हो गया। ये इस तरह की हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी के बाद मुझे क्या बताना है बेटा, थोड़ा आराम से समझिएगा। अब मैं जैसे ही इस फर्स्ट बॉडी को, ए बॉडी को बी बॉडी के पास लेकर के आऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ए बॉडी को बी बॉडी के पास लेकर के आऊंगा, तो ए बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी बी बॉडी के अपोजिट नेचर के चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। यानी कि जो ए बॉडी है वो बी बॉडी के अपोजिट नेचर का चार्ज, मतलब अगर ए बॉडी पॉजिटिव है तो वो बी बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर मैंने देखा जब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है तो ए को बहुत पास लेके जाया जाता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहां पर जो हमारी बी बॉडी है पॉजिटिव की वजह से जितना भी नेगेटिव है वो एक तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा बेटा, इसका बाकी का पीछे की तरफ चला जाएगा।
अब चला जाएगा तो एक काम करो, अब फटाफट मैं इस बी बॉडी को कर देता हूं अर्थिंग। क्या कर देता हूं बेटा? अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग करने से क्या होता है कि सारा का सारा जो पॉजिटिवली चार्ज है, सारा का सारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ के अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहां चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ के अंदर जाने से अब बॉडी के पास कैसा चार्ज बचा? अब इस बॉडी के पास बेटा नेगेटिव चार्ज बचा। क्या बचा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बचने के साथ साथ मैं क्या करूंगा अपने पास से कि जो पहले मैंने ए बॉडी को रख रखा था इसके पास, यानी कि ए बॉडी कैसी चार्ज थी बेटा? ए बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो उसको मैं यहां से हटा देता हूं। हटा देता हूं। हटाने के बाद अब इस पे क्या बचा? नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एक जगह है, अभी क्या है? एक जगह है। तो एक जगह होने से ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को फटाफट से फटाफट जा करके रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद ये एक पूरे बॉडी सरफेस पर फैल जाते हैं। इस तरीके से पूरी बॉडी पे क्या हो जाएंगे? फैल जाते हैं। तो यहाँ अब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ऐसी न्यूट्रल बॉडी। तो बाय इंडक्शन मेथड यही बोलता है कि किसी भी एक चार्ज बॉडी से हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड। अगर कोई भी जिस बॉडी से आप चार्ज करते हो, ध्यान से समझना बेटा, जिस बॉडी से आप चार्ज करते हो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज आएगी। अगर आपकी ये नेगेटिवली चार्ज होती, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये काम आपको जरूर करके देखना है अपने एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट मुझे समझ में आया होगा कि पूरा सिस्टम कैसे इंडक्शन। अगर ये चीज दोबारा समझनी है मैं दोबारा बताऊंगा फिर किसी वीडियो में, आप मुझे उसके लिए जरूर बताना कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। पर लेकिन अगर एक बॉडी चार्ज है उससे हमें दूसरी बॉडी करनी है तो हमेशा दोनों का अपोजिट नेचर का चार्ज आने वाला है। थैंक्स, ये तो आपको समझ में। ठीक है बच्चों, अब हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। पहले अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करें कि कूलम्ब्स लॉ दिया किसने, तो सबसे पहले अगर आप देखते हो 1630 यानी कि 1630 की बात है कि एक कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट थे जिनका फुल नेम था चार्ल्स डे ऑगस्टिन कूलम्ब। चार्ल्स डे ऑगस्टिन कूलम्ब क्या बोल रहे थे कि उन्होंने किसी भी मीडियम में, चाहे आप वाटर का मीडियम ले लीजिए, चाहे आप आयरन का मीडियम ले लीजिए, किसी भी तरीके का, वहां पर उसने दो पार्टिकल्स को रखा। तो जैसे ही उन दो पार्टिकल्स को रखा तो रखते ही वो आपस में क्या कर रहे थे? फोर्स फील कर रहे थे। कैसा कर रहे थे? फोर्स फील कर रहे थे आपस में। उन्हें जो लग रहा था वो फोर्स फील हो रहा था। तो तब उन्होंने उसके लिए एक लॉ बनाया जिस लॉ को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? तो समझते हैं कैसे कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है। जैसे मेरे पास पहला चार्ज पार्टिकल है Q1, क्या है बेटा? Q1। दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है? Q2। दोनों चार्ज पार्टिकल को उन्होंने एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा। दोनों चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जिसको बोल दिया मैंने D। ये बात क्लियर है? तो जो हमारे कूलम्ब अंकल थे, कूलम्ब भैया थे, वो यही बोल रहे थे कि यार मैं कुछ नहीं करूंगा, बस दो चार्ज पार्टिकल को किसी भी डिस्टेंस पर रख दूंगा और इनके बीच में जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा कूलम्ब्स लॉ होगा, है ना? तो अकॉर्डिंग द कूलम्ब्स लॉ कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए, अगर मेरे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो चुके हैं, इसका मतलब वो कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सन का। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो फोर्स लगाएंगे रिपल्सन का। मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा बेटा? Q1 चार्ज किस पे फोर्स लगाएगा? Q2 पर। तो जब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा उसको मैंने नाम दे दिया F1। क्या नाम दे दिया? F1। उसी टाइप से देखेंगे बबुआ कि Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाने वाला है, Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाने वाला है। इसका मतलब वहां पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा मेरा F2। क्या होगा बेटा? F2। अब इधर कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मेरा Q1 एंड Q2 की वैल्यू आपकी सेम आ जाती है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू सेम।
अगर Q1 इज इक्वल टू बी क्यू, Q2 इज इक्वल टू बी क्यू, तब जाकर के जो बेटा में फोर्स होता है, तब हमारे दोनों का लगने वाला फोर्स F1 और F2 भी हमारे इक्वल होंगे। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया आपने बता दिया कि मेरे F1 और F2 इक्वल होंगे, चार्ज इक्वल होंगे, पर हम कैसे अप्लाई करेंगे इस फोर्स को, कैसा लगाया जाएगा फंडामेंटल फोर्स, अब देखते हैं। सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स, कूलम्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक बात बताता हूं कि दोनों चार्ज पार्टिकल जो एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट बोला कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आर एडेड। आप कुछ मत कीजिए, दोनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आर एडेड। जब दोनों को ऐड कर दिया तो निकल के रिजल्टेंट निकल के आया F Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये रिलेशन निकल करके आ चुका है कूलम्स के अकॉर्डिंग कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब मैं क्या करूं, जब भी मैं कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, वहां से रिमूव करता हूं, तो वहां कोई ना कोई कांस्टेंट यूज होता है। तो वहां पर जाकर के जो मैंने यूज किया तो वो हो गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। बेटा ये होता है कूलम्स लॉ में लगने वाला फोर्स, यानी कि कूलम्स के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना बेटा, ध्यान से समझो, कूलम्स के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, कितना होता है बेटा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब के वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर जो K है वो हमारा कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कुछ होती है, यानी कि K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों समझ में आ गया होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर सिंपलीफाई में चल रहा है। बस यहाँ जाकर के F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, या इसकी जगह x स्क्वायर, या इसकी जगह r स्क्वायर, या इसकी y स्क्वायर, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया तो मैंने देखा कि K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब फोर्स हमें लगाना होगा, उनके बीच में ये डेरिवेशन आपके सामने आ चुका है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा जब आपसे टीचर आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, आप जो भी घर पे स्टडी करें और क्वेश्चन आ जाए ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो बेटा आपको इस सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है। फाइनली F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसके बारे में भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने कूलम्स लॉ का जो रिजल्ट निकाल था वो निकाला था F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वो फोर्स था बेटा वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम। ठीक है ना, जब तुम्हें कभी भी वैक्यूम की बात करी जाए तो वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम या एयर की बात करी जाए, या एयर मत लगाना, एयर भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैक्यूम की बात करनी है। तो वैक्यूम के लिए F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर। थोड़ी बात समझो, अब बात आई कि एप्सिलॉन नॉट क्या है।
एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। कितना होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये तो मैंने फोर्स निकाल दिया वैक्यूम के अंदर। अब मैं जो फोर्स निकालना चाहता हूं बेटा, वो फोर्स निकालना चाहता हूं किसी भी मीडियम में। मतलब जो हमने ये वाला चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम बनाया था कि ये मेरा Q1 चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा Q2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों d डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। उनको मैंने अब किसी भी आइसोलेटेड मीडियम में रख दिया। समझो मेरी बात, आइसोलेटेड मीडियम में रख दिया। तो आइसोलेटेड मीडियम में रखने से, तो मतलब मीडियम में रखने से कूलाम फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों के बीच में मीडियम, अब दोनों चार्जों को क्या कर दिया, एक सेपरेट मीडियम में रख दिया। जब दोनों चार्जों को एक सेपरेट मीडियम में रख दिया बच्चों, तो वहां पर अब उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन पे कितना फोर्स निकलेगा, वो हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा देखा कि जब दोनों चार्जों को d डिस्टेंस पे रख करके किसी भी मीडियम पे रखा, तो मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स Fm इज इक्वल टू, पहले एयर था, वैक्यूम था, तो वहां कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप A लिख सकते हो, पर यहाँ पर मीडियम है, तो Fm इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। इस तरीके से आपको लगाना है बेटा मीडियम के अंदर फोर्स। क्या लगाना है आपको, मीडियम के अंदर फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सडनली क्या होता है कि मीडियम के अंदर फोर्स लगाया जाता है। तो कैसे हम जानते हैं, ये जानते हैं बेटा, ध्यान से देखना है सबसे पहले कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, एयर रेजिस्टिविटी। इसको एयर रेजिस्टिविटी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k। तो यानी कि आपने देखा जो रिलेशन मैंने बताया कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k, अगर मैं इससे एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालना चाहूं, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट इनटू k। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू इस फोर्स में पुट करूंगा, तो Fm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Fm इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, एप्सिलॉन m की जगह क्या रखूंगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो बेटा। इसमें देखो, आपने देखा कि जब मैंने इससे कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k, तो यहाँ देखा इससे मैंने एप्सिलॉन m की वैल्यू निकाली, तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k, यानी कि Fm इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह मैंने रख दिया एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करो कि ये चीज क्या आपने कहीं पढ़ी हुई देखी हुई है, कहीं आपने पढ़ रखा है ये चीज कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। आपने ये चीज तो देखी है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये कहाँ है, ये बेटा वैक्यूम का फोर्स है। किसका फोर्स है बेटा, वैक्यूम का फोर्स है। यानी कि Fm इज इक्वल टू Fa लिख सकता हूं ना इसकी जगह अपॉन k। ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को करने में काम आएगा। Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन k, Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन k। यानी कि किसी भी मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, तो वो फोर्स एयर में लगने वाले फोर्स का 1 अपॉन k के इक्वल मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि Fm इज इक्वल टू Fa इंटू 1 अपॉन k। मेरी बात समझ में आ रही, Fm इज इक्वल टू Fa इंटू 1 अपॉन k, कि किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1 अपॉन k का सम होता है, ठीक है ना बेटा। तो मीडियम के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है वो एयर के अंदर लगने वाले फोर्स का 1 अपॉन k के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि अब सीधी सी बात ये भी बोल सकते हो बेटा
कि यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि एप्सिलॉन एम यानी कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के। मुझे के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। तो के इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम। यानी कि अगर आप दोनों फोर्स को, एयर में लगने वाले फोर्स का और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशो निकाल देते हो तो आपको वो डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मिल जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात ये मीडियम में लगने वाले फोर्स होता है, ठीक है ना। यहाँ से चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तेरा इस तरह का तुम्हारा बेटा ये हो चुका है। अब इसमें जो बचा, इसमें एक पोर्शन और बचा कि अब मुझे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताना है। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के बारे में बताना है, वो शायद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसकी कुछ और बात इंपॉर्टेंट बात है जो अगली क्लास में आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है ना। हैव ए गुड डे, ठीक है, बाय बाय।